Good morning, students. Today's subject is constitutional law, in which I am continuing the yesterday's topic. I have taken the topic, the important amendments of the Indian Constitution. In the continuance of the same topic, I am going to give you an overview of the next important amendment in the constitution, that was the 6th Constitution Amendment Act 1956. तो देखिए, पहले अमेंडमेंट के बाद जो अगला मुख्य इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो था 6th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1956 में हुआ। ठीक है, 1956 में ये संशोधन किया गया और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, इसके थ्रू इंक्लूडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड रेस्ट्रिक्टेड द स्टेट्स पावर इन दिस रिगार्ड। देखिए, छठे संशोधन के द्वारा जो सेल और परचेज होती है, ठीक है, उस पर राज्य जो इंटर स्टेट टैक्स लगाता था उसे बंद कर दिया गया और सेंटर को ये पावर दी गई कि वो इंटर स्टेट जो व्यापार होता है, जो बिजनेस होता है, उस पर टैक्स इम्पोज कर सके, चाहे वो किसी चीज़ की खरीदारी हो या वो किसी चीज़ को सेल करना हो, दोनों पर ही जो टैक्स इम्पोज करने की पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट का रोल हटा करके और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया और इस सब्जेक्ट को जो है वो यूनियन लिस्ट में ऐड किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आता है वो है 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये जो संशोधन हुआ वो हुआ 1960 में और इसके थ्रू क्या जो अमेंडमेंट्स किए गए वो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे। It extended the period of reservation of seats of the scheduled caste and scheduled tribes and Anglo-Indians in Lok Sabha and the State Legislative Assembly till 1970। देखिए, अभी मैंने आपको कल ही बताया कि 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और जो लास्ट अमेंडमेंट था वो ये कहता है कि SC/STs की जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, उनको 10 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई है। तो सबसे पहले जो रिजर्वेशन था लोकसभा राज्यसभा में SC/ST और एंग्लो इंडियंस का, उसको एक्सटेंशन दी गई 1960 के 8वें संशोधन अधिनियम के थ्रू। ठीक है, तो ये तब से चला आ रहा है भाई, जब से हमारा संविधान बना है। तो प्लीज़ डोंट टेक इट प्रेजुडाइज, क्योंकि ये अधिकार भी है और अब हमारे संविधान का एक आवश्यक अंग भी है। तो इसके अलावा इट अमेंडेड आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे जो 8वें संशोधन का जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो है कि SC/ST और एंग्लो इंडियंस के लिए जो है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है वो सीटें 10 साल के लिए और आगे बढ़ाई गई 1970 तक। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ, इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट हुआ वो था 10th अमेंडमेंट 1961 में। इसने क्या कहा कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर नागर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरी कॉन्सिक्वेंट टू एक्विजिशन फ्रॉम पुर्तगाल की जो कुछ ज़मीन समझौते के थ्रू भारत में शामिल की गई थी, उसको मिलाते हुए दादर और नगर हवेली को जो है वो यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया। ठीक है, इसके द्वारा अब देखिए, दादर और नागर हवेली जो है वो संघ शासित प्रदेश है। तो जब आप जानते हैं कि हमारे देश का जो ढांचा है वो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, तो 10वें संविधान संशोधन के थ्रू ये दादर और नगर हवेली को जो है वो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन
का 30th अमेंडमेंट हुआ 1963 को। इसके थ्रू क्या इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए वो थे, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड विद स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371A। देखिए, नागालैंड राज्य का गठन, ठीक है, 13वें संविधान संशोधन 1963 के थ्रू हुआ और साथ ही साथ नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आर्टिकल 371A ऐड किया गया था। ठीक है, स्पेशल राज्य वो राज्य होते हैं, देखिए, जो सामान्य राज्यों से थोड़े अलग होते हैं, जहाँ का जो ज्योग्राफिकल क्लाइमेट और जहाँ का जो सांस्कृतिक धरोहर है वो अन्य राज्यों से थोड़ी अलग होती है। तो ऐसे राज्यों को स्पेशली संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं, उनके लिए विशेष अनुच्छेद जो है संविधान में शामिल किए गए हैं। उन्हीं में बताया गया है कि नागालैंड के लिए भी विशेष प्रावधान होंगे आर्टिकल 371A में। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जम्मू एंड कश्मीर को भी हमने विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था पिछले 70 सालों से। ठीक है, आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, जिसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अनुच्छेद 370 को हटा करके अब जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया है। तो किस तरीके से संविधान में संशोधन होते हैं, किस तरीके से विशेष दर्जे दिए जाते हैं, ये संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण भूमिका पर निर्भर करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट था वो था 50th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963। ठीक है, 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसने क्या किया, इस अमेंडमेंट के थ्रू enabled the High Court to issue writs to any person or authority even outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises with its territorial limits, and increase the retirement age of the High Court judges 60 to 62 year। ठीक है, तो दो इम्पोर्टेंट जो इसके अंतर्गत संशोधन किए गए, पहला क्या था, देखिए, हम जब भी कोई आप लॉ पढ़ रहे हैं तो अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब भी हम कोई केस फाइल करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो केस जो है वो किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस संशोधन के थ्रू ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई रिट फाइल कर रहा है और वो रिट किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, लेकिन जो कारण था वो कहीं ना कहीं उस राज्य से संबंधित है, तो उस हाई कोर्ट को वो रिट जो है सुनने का क्षेत्राधिकार होगा। मतलब उसे आप मना नहीं कर सकते कि आप जो है आपके पास टेरिटरी नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं सुन सकते। जैसे कि मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बताऊं, अगर चंबल रिवर, ठीक है, चंबल रिवर के ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है और कोई रिट फाइल की जाती है राजस्थान हाई कोर्ट में, फाइन, और अगर ये बोला जाए कि चंबल रिवर का ओरिजिन जो है वो महू की जना पाव की पहाड़ियों से होता है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है, इसीलिए इसका ज्यूरिस्डिक्शन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को होना चाहिए, तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए चंबल जो है महू इंदौर से निकलती ज़रूर है, लेकिन वो राजस्थान में भी प्रवेश करती है और राजस्थान की बहुत सारी पानी की जो ज़रूरतें हैं, सिंचाई, पानी, बिजली, वो चंबल के पानी से पूरी होती हैं। तो जितना अधिकार मध्य प्रदेश को है उतना ही अधिकार राजस्थान स्टेट को भी है। तो कारण जो है
विवाद का जो कारण होगा वो राजस्थान से भी संबंधित होगा अगर वो चंबल से रिलेटेड है, और वो जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं राजस्थान को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि अगर कारण अफेक्ट करता है तो चाहे क्षेत्राधिकार हो या क्षेत्राधिकार ना हो, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो सुनवाई कर सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजों की जो रिटायरमेंट एज थी पहले 60 ईयर, उसे बढ़ा करके 62 ईयर कर दिया गया था। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा वो आपको ध्यान रखना है। इसमें से कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ में कई बार पूछे जाते हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया, जजेस की रिटायरमेंट एज, जो आपसे कई बार जुडिशियल और लॉ से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछ ली जाती है कि हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज किस अमेंडमेंट के थ्रू 60 से 62 की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए दैट वाज द 15th अमेंडमेंट 1963। सो होप आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंजॉय कर रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आने लगा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।